हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी में अपनी मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे। और आज हम एक और वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। टोटल 150 प्रश्न हैं इस वीडियो में, और ऐसे प्रश्न हैं जिसमें हम आपको करेक्ट आंसर तो बताएंगे ही बताएंगे। करेक्ट आंसर के साथ साथ आपको उसमें से कुछ एडिशनल जानकारी भी देंगे। हर एक ऑप्शन में, हर एक क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन में आपको एडिशनल जानकारी भी देंगे, क्योंकि देखिए जितनी ज़्यादा जानकारी आप इकट्ठा करेंगे वो भी कम है। इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में किस हिसाब से पूछ देता है, कितनी गहराई से पूछ देता है, ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज? तो चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन है इसका करेक्ट आंसर। और इसमें हमने जैसा कि आपको बताया था कि हम अपने करेक्ट आंसर के साथ साथ आपको कुछ एडिशनल जानकारी भी देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है एनालिटिकल इंजन को आधुनिक कंप्यूटर का आधार माना जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आप एग्जाम में आपसे पूछ देता है कि मतलब आधुनिक कंप्यूटर का आधार किसे माना जाता है, तो फिर उसका आंसर होना चाहिए एनालिटिकल इंजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर की डिलीजेंस विशेषता का सही अर्थ क्या है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, थोड़े से बड़े बड़े ऑप्शन हैं। आप ऑप्शन वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि कंप्यूटर की डिलीजेंस विशेषता का सही अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि बिना थके और एकाग्रता से काम करना। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? कि कंप्यूटर जो है तो इंसान की तरह थकता नहीं है और लगातार काम कर सकता है, लेकिन इंसान की एक सीमा है। ठीक है, कुछ देर तक काम करने के बाद वो उसमें थकान आ जाती है और एकाग्रता नहीं रह जाती है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। यही है कंप्यूटर की डिलीजेंस विशेषता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? तो एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? इसमें होते हैं दोस्तों 4 बिट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 बिट्स के समूह को एक निबल कहा जाता है। नेक्स्ट है, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में स्विचिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिस्टर। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर से बदल दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। दोस्तों क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, आईपीओ साइकिल में पी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी इन द आईपीओ साइकिल? आईपीओ साइकिल में पी का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामिंग है, परफॉर्मेंस है, प्रोसेसिंग है, प्रिंटिंग है। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमने दिया है तो ये भी बताया है कि आईपीओ का मतलब क्या है? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। जिस तरह से कंप्यूटर काम करता है, कंप्यूटर के काम करने का जो तरीका है, वो साइकिल है, वो यही है। पहले उसको इनपुट मिलता है, फिर उस इनपुट का प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद हमको आउटपुट मिलता है। इसी को शॉर्ट में आईपीओ कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक सीमा है? मतलब कंप्यूटर की एक लिमिटेशन है। विच ऑफ दीज अ लिमिटेशन ऑफ अ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर के पास क्या नहीं होता है? तो क्या नहीं होता? ऑप्शन नंबर सी, नो आईक्यू, है ना, मतलब बुद्धि की कमी होती है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता, उसमें सोचने की क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के आधार पर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है?
अब बताइए कि आकार के आधार पर यानी साइज के आधार पर कंप्यूटर पर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, कौन सा है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुपर कंप्यूटर। क्यों? सुपर कंप्यूटर्स का उपयोग वैज्ञानिक शोध और जटिल गणनाओं में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको शॉर्ट में आईसी भी कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और नहीं पता तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैक किल्बी। ठीक है। अब यहाँ पे हालांकि आईसी को बनाने वाले सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं थे, दो लोगों ने मिलकर बनाया था। एक का नाम है जैक किल्बी और दूसरे का नाम है रॉबर्ट नॉइसी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ सिर्फ एक ही नाम दिया है, जैक किल्बी का, और ज़्यादा योगदान जो है तो इन्हीं का माना जाता है, जैक किल्बी का, इसलिए इनका नाम आता है। लेकिन जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइसी ये दोनों लोग ने मिलकर बनाया था आईसी को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को मापने की इकाई क्या है? कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड होती है ना, इसकी मापने की इकाई क्या है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि करेक्ट आंसर के साथ साथ हम आपको एडिशनल जानकारी भी देंगे। तो यहाँ पे इसका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो हर्ट है, हर्ट से मापा जाता है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को। लेकिन एडिशनल जानकारी क्या है कि कंप्यूटर क्लॉक स्पीड को आमतौर पर मेगाहर्ट या GHz मतलब मेगाहर्ट या गीगाहर्ट में मापा जाता है। ठीक है। अब देख लीजिए एक चीज़ और आपको मिल गया, क्लॉक स्पीड। ठीक है। जो प्रोसेसिंग स्पीड है इसका दूसरा नाम क्लॉक स्पीड भी है। नेक्स्ट है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, डेटा। ठीक है। जो डेटा होता है वो कैसा होता है? हमारा रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है ऑप्शन नंबर बी में, जो सही उत्तर है कि अनप्रोसेस्ड तथ्यों को डेटा कहा जाता है और जो प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन बनता है। ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब है कि प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो डेटा प्रोसेस्ड हो चुका है उसी को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, और जब तक उसमें प्रोसेसिंग नहीं होती तब तक वो हमारे लिए क्या होता है? डेटा होता है। और डेटा क्या होता है? रॉ मटेरियल या रॉ फैक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है 5th जनरेशन कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित हैं? तो ये है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या शॉर्ट में AI कहें। ठीक है। 5वीं पीढ़ी जो है तो AI और ULSI पर आधारित है। ULSI का मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, इस पर आधारित है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपका कोई सजेशन है आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन हमने बाइलिंगुअल रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है। आपको जिसमें भी समझने में आसान लगे आप उस भाषा में समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए, और हाँ, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इसी लेवल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। और अगर पुरानी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उन सभी की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है 1024 मेगाबाइट्स कितने मतलब किसके बराबर होता है? ठीक है। 1024 मेगाबाइट या MB, 1024 MB किसके बराबर होता है? तो ये होता है MB के बाद क्या आता है? बिल्कुल, MB के बाद आता है GB। ठीक है। तो 1024 MB मिलकर 1 GB या 1 गीगाबाइट बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइब्रिड कंप्यूटर किन दो कंप्यूटरों का मिश्रण होता है? A hybrid computer is a combination of which two computers? हाइब्रिड कंप्यूटर किन दो कंप्यूटरों का मिश्रण होता है? तो ये होता है दोस्तों एनालॉग एंड डिजिटल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण होते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम देख और छू सकते हैं क्या कहलाते हैं? बिल्कुल, इनको कहते हैं हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर सी, भौतिक भाग जैसे कीबोर्ड, माउस हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है
VLSI का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VLSI। तो VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है करेक्ट आंसर में कि VLSI का उपयोग 4th जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर में हुआ था, ठीक है दोस्तों। आपको इस तरह के क्वेश्चन और इस तरह के आंसर और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप इसमें इस फॉर्मेट में कोई बदलाव चाहते हैं तो भी बताइएगा, और यदि आप कंटिन्यू चाहते हैं इसी तरह से तो भी बताइएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का सपोर्ट ही हमारी हिम्मत बढ़ाता है आगे काम करने के लिए। नेक्स्ट है, मौसम विभाग में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुपर कंप्यूटर। जो वेदर फॉरकास्टिंग होती है मौसम विभाग में, जैसे पता चलता है ना कि कब बारिश होने वाली है, आज का मौसम कैसा रहेगा, इन तरह की जो जानकारी होती है तो कौन से कंप्यूटर के द्वारा की जाती है, सुपर कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे एडिशनल जानकारी क्या है कि जटिल गणनाओं के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की वर्सैटिलिटी विशेषता का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी, अलग अलग तरह के कार्य करने की क्षमता, है ना। जैसे कहते हैं ना कोई व्यक्ति वर्सटाइल एक्टर है या वर्सटाइल क्रिकेटर है, आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं वर्सटैलिटी का मतलब कि जैसे क्रिकेट में एक ऑलराउंडर होता है ना, जिसको बैटिंग भी आती है, फील्डिंग भी आती है, बॉलिंग भी आती है, बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, उसको वर्सटाइल कहते हैं, उसको ऑलराउंडर कहते हैं। तो जिस तरह से हम ऑलराउंडर शब्द यूज करते हैं उसी तरह से यहाँ पे हम कंप्यूटर के लिए वर्सटैलिटी शब्द यूज करते हैं, ठीक है, कि अलग अलग तरह के कार्य करने की क्षमता जिसके अंदर होती है उसको हम वर्सटैलिटी कहते हैं या वर्सटाइल कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ENIAC किस जनरेशन का कंप्यूटर है। ENIAC जो है तो किस जनरेशन का है, तो ये है दोस्तों फर्स्ट जनरेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ENIAC और UNIVAC, आप ध्यान रखिएगा कि ENIAC और UNIVAC पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे। मान लीजिए कि एग्ज़ाम में आपसे ENIAC नहीं पूछता है, UNIVAC पूछता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ENIAC और UNIVAC दो ऐसे कंप्यूटर थे जो कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। नेक्स्ट है, प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले मीनिंगफुल डेटा को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन, क्योंकि अभी आपने जाना है कि प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग के बाद आपको जो मीनिंगफुल डेटा मिलता है उसको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी ने किया था। तो ये किया था दोस्तों इंटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ एडिशनल जानकारी क्या है कि इंटेल ने 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 बनाया था। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और थोड़ी सी एडिशनल जानकारी भी आपको मिल गई, ठीक है, कि इंटेल कंपनी जो अभी तक प्रोसेसर बना रही है, अब तो i5, i6, i9 इस तरह के प्रोसेसर आ गए हैं, हाई लेवल के प्रोसेसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला इंटेल कंपनी ने प्रोसेसर बनाया था उसका नाम था इंटेल 4004 और 1971 में इसने बनाया था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की एक्यूरेसी का क्या अर्थ है। तो इसके एक्यूरेसी का मतलब है कि त्रुटि रहित परिणाम देना, गिविंग एरर फ्री रिजल्ट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर द्वारा दी गई गणनाएं हमेशा 100% सटीक होती हैं यदि इनपुट सही हो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। आप ये मत सोच लेना कि मिनी कंप्यूटर, नहीं, मिनी नहीं, माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है तो माइक्रो से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपका माइक्रो कंप्यूटर है जो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। अब माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप और स्मार्टफोन्स, ये सभी आपके क्या हैं, माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बाइनरी सिस्टम में कौन सा 2 अंक होते हैं।
तो ये होते हैं दोस्तों 0 और 1। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को नियंत्रित करने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टोरेज कैपेसिटी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी टीबी। हालांकि अब है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन के आधार पर आपको आंसर देना है। तो दिए गए ऑप्शन में जो सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट है वो है टीबी। टीबी बोले तो टेराबाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गीगो। गीगो मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है एक्यूरेसी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्यों है? क्योंकि यदि गलत डेटा इनपुट करेंगे तो परिणाम भी गलत ही मिलेगा। इसीलिए वहाँ पे लिखा गया है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू जो कि गलत हो। ठीक है, जिसका कोई मीनिंग ना हो, मीनिंगलेस जो डेटा होता है वो गार्बेज वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो अगर आप गार्बेज वैल्यू इनपुट करते हैं, मतलब गलत जानकारी देते हैं, तो आपको आउटपुट भी कैसा मिलेगा? गार्बेज ही मिलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, IBM 360 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये है थर्ड जनरेशन का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह थर्ड जनरेशन का एक प्रसिद्ध कंप्यूटर है, IBM 360। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम के ब्रेन के रूप में किसे जाना जाता है? सबको पता है। तो ये है दोस्तों CPU, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। सभी प्रोसेसिंग कार्य करता है कौन? CPU। नेक्स्ट है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूजर के विशिष्ट कार्यों को करने के लिए बनाया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो यूजर के ज़रूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, जैसे MS ऑफिस हो गया, ब्राउज़र हो गया, ये सभी क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि ब्राउज़र के माध्यम से हम नेट सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं। आपका जैसे फ़ोटोशॉप हो गया, फ़ोटोशॉप क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डिजाइनिंग का काम करते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग का काम करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, MIPS का पूर्ण रूप क्या है? मतलब MIPS का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर ए मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये यूज कहाँ होता है? तो ये भी जान लीजिए कि यह प्रोसेसर की स्पीड मापने की इकाई है। ठीक है, ये देखिए, अभी आपको मान लीजिए कि एग्जाम में पूछ देता कि प्रोसेसर की स्पीड मापने की इकाई क्या है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए इसका जो मापक इकाई है वो है MIPS, यानी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। नेक्स्ट है, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में किसका उपयोग मुख्य रूप से हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर सी माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग शुरू हुआ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं दोस्तों प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर सी। डेटा को सूचना में बदलने की पूरी प्रक्रिया प्रोसेसिंग कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी माइक्रो कंप्यूटर। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ठीक है, कि माइक्रो कंप्यूटर क्या क्या होते हैं? डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये सभी क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। और लैपटॉप भी क्या है? माइक्रो है। अब इसमें एक चीज़ और एडिशनल जो जानकारी है कि पोर्टेबल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट, IC चिप सामान्यतः किससे बनी होती है? जो इंटीग्रेटेड सर्किट है तो किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है सिलिकॉन से, ऑप्शन नंबर बी। इंटीग्रेटेड सर्किट सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन से बनते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता किसमें मापी जाती है?
तो ये मापी जाती है बाइट से। ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर मेमोरी की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, बाइट होती है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कौन सा कंप्यूटर सबसे उपयुक्त है, तो ये दोस्तों सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये हुई है ऑप्शन नंबर सी, लैटिन। ठीक है, कंप्यूटर शब्द लैटिन शब्द कंप्यूटर से बना है। जो कंप्यूटर शब्द बना है तो इसको पहले कंप्यूटर कहते थे लैटिन भाषा में, कंप्यूटर से कंप्यूटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का मुख्य दोष क्या था, तो ये था कि बहुत अधिक गर्मी पैदा करना, प्रोडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव हीट, ऑप्शन नंबर बी। वैक्यूम ट्यूब जो है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती थी, इसलिए ये इनका सबसे बड़ा दोष था, सबसे बड़ा इसमें जो मुख्य मुद्दा था या कमी थी, तो बहुत अधिक गर्मी पैदा करना। नेक्स्ट है, एक बाइट कितने बिट्स होते हैं, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो ये होते हैं 8 बिट, 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बैंक के बड़े ट्रांजैक्शन को हैंडल करने के लिए कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, तो ये होता है दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी। मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े डेटाबेस और हज़ारों यूजर्स को हैंडल कर सकते हैं, इसलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, ठीक है, हार्डवेयर नहीं है ये पूछा है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है और बाकी सभी मॉनिटर, माउस और प्रिंटर हार्डवेयर है। नेक्स्ट, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है, आप बताइए अगर आपको पता है तो। ठीक है, एआई का जनक किसे कहते हैं, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा दोस्तों, नहीं पता तो देख लीजिए। एआई का जनक कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, जॉन मैकार्थी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन मैकार्थी ने एआई शब्द और अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर की स्पीड मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो सकती है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नैनो सेकेंड। ठीक है, कंप्यूटर की स्पीड मापने की जो सबसे छोटी इकाई है वो है नैनो सेकेंड्स। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर में नैनो सेकेंड्स में गणना करते हैं। नेक्स्ट, किस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 3rd जनरेशन में। ठीक है, जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ है ये 3rd जनरेशन में हुआ है। क्यों, क्योंकि तीसरी पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग की शुरुआत हुई थी, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग की शुरुआत हुई थी, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या है कि हर प्रोग्राम के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम शेयर करने की आवश्यकता हुई, इसलिए जो टाइम शेयरिंग का प्रोसेस शुरू हुआ वो 3rd जनरेशन से शुरू हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम कौन करता है, तो ये करता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जोड़ता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है तो यूजर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जोड़ता है। नेक्स्ट, 1024 किलोबाइट्स यानी 1024 KB किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1 MB, ऑप्शन नंबर ए। 1024 KB बराबर 1 MB यानी 1 मेगाबाइट। नेक्स्ट, निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, तो निर्देशों का समूह कहलाता है सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट, डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर होता है, तो ये होता है दोस्तों एम्बेडेड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डिजिटल घड़ी आती है ना जिसमें समय जो है तो लिख कर बताता है, तो उसमें किस प्रकार का कंप्यूटर होता है, तो वो होता है आपका एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर किसी विशेष उपकरण के अंदर फिक्स होते हैं। ठीक है, जो एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं तो ऐसे कंप्यूटर हैं जो किसी विशेष डिवाइस के अंदर उसको फिक्स कर दिया जाता है। जैसे आपके घर में वॉशिंग मशीन है,
ठीक है। वॉशिंग मशीन भी किसका एग्जाम्पल है? एम्बेडेड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से डिजिटल वॉच, ये भी किसका एग्जाम्पल है? एम्बेडेड कंप्यूटर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक्यूरेसी वर्सेस स्पीड के मामले में कंप्यूटर क्या है? तो एक्यूरेसी वर्सेस स्पीड के मामले में कंप्यूटर दोनों में उच्च स्तर का है ना, हाई लेवल इन बोथ। कंप्यूटर बहुत तेज होने के साथ साथ अत्यंत सटीक भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? आप बताइए, एनालिटिकल इंजन, एनिएक, यूनिवैक या IBM PC, कौन सा था? तो ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एनिएक, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो था एनिएक, और एनिएक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य, डेटा को किस में बदलना है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है इंफॉर्मेशन में। ऑप्शन नंबर बी, डेटा प्रोसेसिंग का अंतिम उत्पाद इंफॉर्मेशन होता है जो यूजर के काम आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 टेराबाइट यानी 1 TB में कितने गीगाबाइट यानी GB होते हैं? कुल मिला के क्वेश्चन पूछता है कि 1 TB में कितने GB होते हैं। तो ये होता है दोस्तों 1 TB में 1024 GB, है ना। अगर 1024 GB है तो वो इसका मतलब कितना है? 1 TB, क्योंकि GB के बाद TB आता है, ठीक। TB यानी टेराबाइट। नेक्स्ट, 3rd जनरेशन के कंप्यूटरों में IC का प्रयोग हुआ। यहाँ IC का क्या मतलब है? हमने पहले ही बताया था। तो IC का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर बी, IC का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट है, जो सिलिकॉन चिप पर बनी होती है। नेक्स्ट, निर्देशों का वह समूह जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को कार्य करने के निर्देश प्रदान करता है। नेक्स्ट, एनालॉग कंप्यूटर किस प्रकार के डेटा पर कार्य करते हैं? तो ये करते हैं कंटिन्यूअस डेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो कंटिन्यूअस डेटा पर कार्य करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राओं जैसे वोल्टेज या तापमान को मापते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट में 1 पेटाबाइट यानी एक PB किसके बराबर होता है? तो ये होता है दोस्तों 1024 टेराबाइट, ठीक है। 1024 TB बराबर 1 PB होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी तक हो सकता है आप लोग GB या TB तक जानते रहे हों, लेकिन ये भी जान लीजिए कि TB यानी टेराबाइट के बाद क्या होता है? पेटाबाइट होता है, ठीक है, जो कि 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट होता है। आप समझिए कितना स्टोरेज होता होगा। हम लोगों के मोबाइल में 256 GB स्टोरेज है तो हम सोचते हैं बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे देखिए 1024 GB से आगे भी कंप्यूटर में स्टोरेज निकल गया पेटाबाइट तक। पेटा से अभी और आगे भी आप बढ़ेंगे, आगे देखते जाइएगा कौन कौन से मिलते हैं। नेक्स्ट है, 2nd जनरेशन के कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी के रूप में किसका उपयोग किया गया था? तो ये किया गया था मैग्नेटिक कोर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी पीढ़ी में मैग्नेटिक कोर मेमोरी का उपयोग प्राथमिक स्टोरेज के लिए हुआ था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हम सही उत्तर बताए हैं ना, जो करेक्ट आंसर बताए हैं, इसमें हमने डिटेल में बता दिया है, ठीक है। इसलिए आपको ज़्यादा यहाँ पे भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो ये है दोस्तों 4थी पीढ़ी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 4th जनरेशन। 4थी पीढ़ी में LSI और
VLSI तकनीक से माइक्रो प्रोसेसर बने। अब आपसे अगर एग्जाम में ये पूछ देता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर बना है वो किस टेक्नोलॉजी का यूज करके बना है, तो आपको बता देना है कि LSI और VLSI टेक्नोलॉजी का यूज करके माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है। LSI मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और जब ULSI हुआ तब 5th जनरेशन लग गया, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की वर्सटैलिटी का मतलब है कि वह नो IQ वाला डिवाइस है। क्या यह सही है? तो इसका क्या ये सही है? अब आप लोग बताइए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है। वर्सटैलिटी का मतलब विभिन्न कार्य करना है, जबकि नो IQ मतलब कंप्यूटर की एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो ये एकदम से गलत है। वर्सटैलिटी मतलब अलग अलग तरह के कार्य करना है और नो IQ का मतलब है कि जो खुद की समझदारी है वो नहीं है, वो कंप्यूटर की एक कमी है कि खुद से सोच नहीं पाता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सिस्टम यूनिट का वह मुख्य भाग या वह मुख्य बोर्ड जिस पर सभी कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं क्या कहलाता है? तो वो है मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। नेक्स्ट, क्रे 1 किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? तो ये है दोस्तों क्रे 1, ऑप्शन नंबर सी सुपर कंप्यूटर, ठीक है। क्रे 1 जो है तो सुपर कंप्यूटर है और क्रे 1 दुनिया के शुरुआती और सफल सुपर कंप्यूटरों में से एक है, ठीक है। जब सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट हो रहा था उस समय पे क्रे 1 जो है तो पहला सुपर कंप्यूटर है, मतलब शुरुआती दिनों का सफल सुपर कंप्यूटरों में से एक है, ठीक। नेक्स्ट है, IPU साइकिल में आई का मतलब इनपुट है। इनपुट का मुख्य कार्य क्या है? तो इनपुट का मुख्य कार्य है डेटा को सिस्टम में प्रविष्ट करना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यूजर द्वारा कच्चे तथ्य या रॉ फैक्ट्स कंप्यूटर को देना इनपुट कहलाता है। नेक्स्ट, 5th जनरेशन के कंप्यूटरों में कौन सी तकनीकी प्रोसेसिंग को बहुत तेज़ बनाती है? तो ये बनाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ULSI, ठीक है। 5वीं पीढ़ी में ULSI और पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग होता है। ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, वह कौन सा कंप्यूटर है जो एनालॉग और डिजिटल दोनों की विशेषताओं को जोड़ता है? तो ये है हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर अस्पताल में और पेट्रोल पंप जैसी जगहों में उपयोग होते हैं, ठीक है। उनको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 2 की हम यहाँ पे 150 प्रश्न रखे हैं और हम सबको एक्सप्लेन करते चल रहे हैं, इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपको बोर नहीं होना है। आप कंटिन्यू देखिएगा क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और जितना अधिक से अधिक आप नॉलेज गेन कर पाएंगे वो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने लिए तो मेहनत कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आपको हताश नहीं होना है, कंटिन्यू देखना है वीडियो। और लास्ट में हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आपके कितने नंबर सही हुए, कितने गलत हुए, ये भी आप अपने आप को आंकड़ा ये नंबरिंग करते चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कार्य करने की जो गति है, स्पीड है, को किस यूनिट में नहीं नापा जा सकता? तो किस में नहीं नापा जा सकता? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी किलोग्राम। किलोग्राम में क्या नापा जाता है? वजन। कंप्यूटर की गति नहीं नापी जाती। बाकी हाँ, MIPS में माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड मापी जाती है, ठीक है। मेगाहर्ट में कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड मापी जाती है और जो फ्लिप फ्लॉप होता है इससे भी स्पीड मापी जाती है, ठीक है। लेकिन जो किलोग्राम है इसमें स्पीड नहीं बल्कि वजन मापी जाती है, तो इसलिए जो किलोग्राम है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें से कंप्यूटर की स्पीड को नहीं मापा जा सकता। नेक्स्ट है, फर्मवेयर से क्या तात्पर्य है? तो फर्मवेयर से तात्पर्य है ऑप्शन नंबर सी हार्डवेयर में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर ही क्या है? फर्मवेयर है। अर्थात जो निर्देश
रोम में स्थायी रूप से स्टोर होते हैं उन्हें फर्मवेयर कहते हैं। ठीक है, रोम में जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर कर दिए जाते हैं उन्हीं को फर्मवेयर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग के लिए किस भाषा का प्रयोग होता था? तो ये होता था दोस्तों मशीन लैंग्वेज, यानी 0 और 1। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर केवल बाइनरी यानी मशीन लैंग्वेज समझते थे। नेक्स्ट है, आकार के आधार पर मिनी कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर से डॉट डॉट होते हैं। क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, छोटे होते हैं। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। ठीक है, मिनी कंप्यूटर मेनफ्रेम से छोटे और कम शक्तिशाली होते हैं। नेक्स्ट है, रोबोटिक्स और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर डी, 5th जनरेशन। ठीक है, ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी 5वीं पीढ़ी के हिस्से हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम में ALU का फुल फॉर्म क्या है? कई बार हमने बताया आपको, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कंप्यूटर वर्किंग बेसिस के आधार पर एक प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड कार्य प्रणाली के आधार पर प्रकार हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिट शब्द किन दो शब्दों का संक्षिप्त रूप है? बिट जो है तो किन दो शब्दों का संक्षिप्त रूप है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी डिजिट। ठीक है, बाइनरी और डिजिट को मिलाकर बिट बना दिया गया है। ठीक है, तो इसी को बिट का जो फुल फॉर्म है वो है बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट, कंप्यूटर की स्टोरेज और मेमोरी में मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें मुख्य अंतर है ऑप्शन नंबर बी कि मेमोरी अस्थाई होती है और स्टोरेज स्थाई होती है। मतलब मेमोरी जो है तो टेम्परेरी है और स्टोरेज जो है तो परमानेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे रैम क्या है? रैम स्टोरेज नहीं है, रैम मेमोरी है जो कि वोलाटाइल होती है, जबकि हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क क्या है? नॉन वोलाटाइल है। तो यही दोनों में अंतर है। ठीक है, स्टोरेज आपका परमानेंट हो कहलाता है और मेमोरी जो है तो टेम्परेरी स्टोरेज है। ठीक है। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया जिसे कंप्यूटर का पूर्वज माना जाता है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को इसी आविष्कार के कारण कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। किसके कारण? एनालिटिकल इंजन के कारण। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछ दे कि चार्ल्स बेबेज ने ऐसा क्या किया था कि उनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है या कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, तो आपको बताना है कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार उन्होंने ही किया था, जो कि आज के आधुनिक कंप्यूटर को एक बेस मिला, एक आधार मिला, इसलिए उनको जो है तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण कौन सा है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस जो है तो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है कि एंटीवायरस सिस्टम के रख रखाव के लिए एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, सीपीयू के भीतर डेटा प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है? तो ये रखा जाता है रजिस्टर्स में। ऑप्शन नंबर सी, रजिस्टर सीपीयू के भीतर सबसे तेज़ और छोटी स्टोरेज यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 1024 जेटा बाइट्स। अब देख लीजिए यहाँ पे जेडबी आ गया, अभी तक आपने पीबी पढ़ा था पेटाबाइट, पेटाबाइट के आगे जेटा बाइट है। ठीक है, तो 1024 जेटा बाइट्स किसके बराबर होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 योटा बाइट। अब देखिए आप कितना आगे हो सकता था कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। ठीक है, कि 1024 जेटा बाइट बराबर होता है 1 योटा बाइट, मतलब बाई बी। ठीक है,
XYZ इस तरह से अल्फ़ाबेटिक सीरीज में लिखा गया है। तो 1024 जेटाबाइट बराबर 1 योटाबाइट होता है, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे एक एडिशनल जानकारी दी गई है कि योटाबाइट वर्तमान में स्टोरेज की सबसे ऊंची मानक इकाइयों में से एक है। मतलब योटाबाइट के बाद फिर अभी कुछ नहीं आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर में हार्डवेयर की परिभाषा क्या है। तो इसमें परिभाषा है कि कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिन्हें हम देखा या छुआ जा सकता है उन्हें हम कंप्यूटर के हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक भाग होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन क्या है। तो इंफॉर्मेशन का मतलब है प्रोसेस्ड और अर्थपूर्ण डेटा, है ना। जब डेटा को प्रोसेस करके उपयोगी बनाया जाता है तो वह इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर की स्पीड और एक्यूरेसी के बीच क्या संबंध है। तो इसके बीच संबंध है कि कंप्यूटर तेज गति के साथ भी उच्च शुद्धता बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 4th जनरेशन के कंप्यूटरों में GUI का विकास हुआ। GUI का फुल फॉर्म क्या है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो GUI का आविष्कार हुआ है या विकास हुआ है ये 4th जनरेशन के कंप्यूटरों से हुआ है, ठीक है। तो इनका GUI का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI ने कंप्यूटर को माउस और आइकन के जरिए चलाना आसान बना दिया। नेक्स्ट है, मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। तो ये किया जाता है बड़ी संस्थाओं के डेटा मैनेजमेंट के लिए, ऑप्शन नंबर सी। बड़ी संस्थाओं जैसे बीमा कंपनी या बैंक हो गया, इनके डेटा मैनेजमेंट के लिए मेनफ्रेम कंप्यूटर यूज किया जाता है। यहाँ पे एक एडिशनल जानकारी भी दी गई है कि मेनफ्रेम बड़ी मात्रा में डेटा और मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस नंबर सिस्टम का उपयोग होता है। तो ये होता है दोस्तों बाइनरी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कंप्यूटर केवल 0 और 1 पर ही आधारित होता है, चाहे आपका पुराना कंप्यूटर हो या आधुनिक कंप्यूटर हो। जो भी कंप्यूटर हैं वो सब किस पर आधारित है, बाइनरी। क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी समझता है, ना डेसिमल समझता, ना हेक्साडेसिमल, ना ऑक्टल, सिर्फ बाइनरी भाषा समझता है, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1। नेक्स्ट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। तो इसमें अंतर है कि ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाता है और एप्लीकेशन यूजर के विशिष्ट कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे OS अनिवार्य है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ज़रूरत के अनुसार है, ठीक है। नेक्स्ट, जनरेशन वाइज देखा जाए तो ट्रांजिस्टर किस काल के थे, ठीक है। अब देखिए पूछ वही चीज़ रहा है, थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा कि ट्रांजिस्टर किस जनरेशन के हैं। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पीढ़ी में। और दूसरी पीढ़ी कब से कब तक मानी जाती है, 1956 से 1963। हालांकि आपको कई बुक्स में थोड़ा सा जो ईयर है वो आगे पीछे मिल सकता है, 46 से 56, 56 से 64, ठीक है। हो सकता है आपको कहीं 1956 से 1964 तक पढ़ने को मिला हो, पर उससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की रिलायबिलिटी का क्या अर्थ है, यानी विश्वसनीयता का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि कंप्यूटर लगातार और लंबे समय तक बिना फेल हुए काम कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर या PC के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में सबसे आम PC है, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का वह लिमिटेशन जिसमें वह खुद से नहीं सोच सकता क्या कहलाता है। तो उसको कहते हैं नो इंटेलिजेंस, बुद्धि का अभाव। ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर पूरी तरह से यूजर के निर्देशों पर निर्भर होता है, इसलिए उसमें नो इंटेलिजेंस यानी नो IQ होता है। नेक्स्ट है,
आईपीओ साइकिल में आउटपुट चरण का परिणाम कहाँ देखा जा सकता है? तो ये देखा जा सकता है दोस्तों मॉनिटर में, ऑप्शन नंबर बी। जो इनपुट प्रोसेस और आउटपुट है, तो आउटपुट का जो परिणाम है वो हम कहाँ देख सकते हैं? बिल्कुल मॉनिटर में ही देख सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, बिट। ठीक है, बिट में क्या आता है? या तो 0 या तो 1 सूचना की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमको मोटिवेशन मिलता है और आपका भी भला होता है। आप इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो पा रहे हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट है, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों की विशेषता क्या थी? तो ये थी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। तीसरी पीढ़ी में आईसी के आने से आकार छोटा और गति तेज हो गई, यही मुख्य विशेषता थी थर्ड जनरेशन में। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को कंट्रोल यूनिट निर्देशित करता है? तो ये करता है मेमोरी यूनिट, एएलयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जो कंट्रोल यूनिट जिनको जिनको निर्देशित करता है वो है मेमोरी यूनिट, एएलयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। ठीक है, अब कंट्रोल यूनिट नाम ही है उसका कंट्रोलिंग करने का, इसलिए कंप्यूटर जो है तो सीयू जो है यानी कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी आंतरिक ऑपरेशंस को मैनेज और कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट है, किलोबाइट यानी 1 किलोबाइट यानी 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? तो ये होते हैं 1 केबी बराबर 1024 बाइट्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वर्क स्टेशन कंप्यूटर किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आकार के आधार पर, ऑप्शन नंबर ए। वर्क स्टेशन पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जो आकार क्षमता के आधार पर वर्गीकृत हैं। नेक्स्ट है, मशीन लैंग्वेज किस रूप में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी कोड, है ना, 0 और 1। मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर सीधे समझ सकता है, इसलिए बाइनरी कोड जो है बाइनरी कोड में लिखी जाती है मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट, कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता के संदर्भ में टीबी के बाद क्या आता है? तो टीबी के बाद आता है दोस्तों पीबी, पेटाबाइट। टेराबाइट के बाद पेटाबाइट। नेक्स्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर का वह घटक जो डेटा को प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? उसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 5th जनरेशन के कंप्यूटरों का मुख्य लक्ष्य क्या है? इनका मुख्य लक्ष्य है इंसानों की तरह सोचने की क्षमता विकसित करना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वीं पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज पर केंद्रित है। नेक्स्ट, डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच की कड़ी क्या है? तो ये है प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो ये है दोस्तों इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर जो है तो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता के संदर्भ में 1 एक्साबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 एक्साबाइट होता है 1024 पेटाबाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट होता है। नेक्स्ट, 4th जनरेशन के कंप्यूटर में किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग प्राइमरी मेमोरी के रूप में बढ़ा? तो ये बढ़ा है ऑप्शन नंबर बी, सेमीकंडक्टर मेमोरी या रैम, ऑप्शन नंबर बी। 4थी पीढ़ी में सेमीकंडक्टर मेमोरी ने मैग्नेटिक कोर की जगह ले ली। नेक्स्ट, गीगो का फुल फॉर्म क्या है? तो गीगो का फुल फॉर्म हमने पहले ही बताया था कि ऑप्शन नंबर ए, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यह कंप्यूटर की एक्यूरेसी से संबंधित सिद्धांत है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का वह गुण जो उसे एक ही समय में डाउनलोडिंग और टाइपिंग करने की अनुमति देता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग, ऑप्शन नंबर सी। एक साथ कई कार्य करना मल्टीटास्किंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1st जनरेशन के कंप्यूटरों में डेटा इनपुट के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो ये किया जाता था दोस्तों पंच कार्ड का, ऑप्शन नंबर सी।
फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में डेटा इनपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड को आमतौर पर किस में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है गीगाहर्ट्ज में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कंप्यूटर की सीमाओं के बारे में क्या सच है? तो ये सच है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कॉमन सेंस की कमी होती है। ये कंप्यूटर की जो लिमिटेशंस है इसके बारे में ये सही बात है कि इसमें कॉमन सेंस नहीं होती है। ठीक है, इसको जो है तो कंप्यूटर केवल दिए गए प्रोग्राम के अनुसार चलता है, उसमें अपना विवेक नहीं होता है। नेक्स्ट है, आईपीओ साइकिल में आउटपुट का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है परिणाम को यूजर को दिखाना, ऑप्शन नंबर सी। प्रोसेसिंग के बाद मिलने वाला अर्थपूर्ण परिणाम आउटपुट है। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किस पीढ़ी से शुरू हुआ? तो ये हुआ है थर्ड जनरेशन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण है? तो आप सबको पता है हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा है इसमें से? सीपीयू है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डेटा और इन्फॉर्मेशन में मुख्य अंतर क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी कि डेटा कच्चा तथ्य है, सूचना प्रोसेस्ड डेटा है। ठीक है, डेटा को व्यवस्थित करने के बाद वह क्या बन जाता है? सूचना बन जाता है। नेक्स्ट, 1024 बाइट किसके बराबर होता है? तो बाइट के बाद क्या आता है? केबी आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, स्पीड के मामले में 1 नैनो सेकेंड, स्पीड के मामले में 1 नैनो सेकेंड 1 सेकेंड का कौन सा भाग है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिलियनवा। ठीक है, या बिलियंथ, मतलब नैनो सेकेंड 1 सेकेंड का 1 अरबवां भाग है या 1 अरबवां हिस्सा है। ये जो है नैनो सेकेंड जो है तो सेकेंड का 1 अरबवां हिस्सा है। आप सोच लीजिए कि अब आप 1 सेकेंड की बात करते हैं और 1 सेकेंड में कितने नैनो सेकेंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किस हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग प्रमुखता से हुआ? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर बी, पास्कल एंड बेसिक। तीसरी पीढ़ी में पास्कल और बेसिक जैसी भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये होता है चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी, जहां माप और गणना दोनों की ज़रूरत हो। ठीक है, जहां माप यानी एनालॉग और गणना यानी डिजिटल दोनों की गणना हो, वहां पे हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है। और ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं? जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग अधिक होता है। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उपयोग किस पीढ़ी में हो रहा है? तो ये हो रहा है 5th जनरेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देने के लिए जाना जाता है, तो वो है मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी। मॉनिटर पर दिखने वाला आउटपुट सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की एक्यूरेसी का मतलब है कि वह हमेशा सही परिणाम देगा यदि, ऑप्शन नंबर बी, यदि इनपुट डेटा सही हो। ठीक है, कंप्यूटर की एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि वह हमेशा सही परिणाम देगा यदि इनपुट डेटा सही होगा तो, और यदि इनपुट ही गलत होगा तो परिणाम तो जाहिर सी बात है कि गलत होगा। ठीक है, और इसी को जो है तो कंप्यूटर की सटीकता में गीगो सिद्धांत पर काम करती है। जो गीगो सिद्धांत है तो इसी सटीकता पर काम करती है। नेक्स्ट है, माइक्रो कंप्यूटर को और क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर या पीसी, ऑप्शन नंबर बी। पीसी माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोसेसर के अंदर होने वाली प्रोसेसिंग की गति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों क्लॉक स्पीड।
ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेसर के अंदर होने वाली जो प्रोसेसिंग है, उस प्रोसेसिंग की जो स्पीड है, उस स्पीड को कहते हैं क्लॉक स्पीड। ठीक है, इसे क्लॉक रेट या क्लॉक स्पीड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है? तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है। नेक्स्ट, मेनफ्रेम कंप्यूटर का आकार कैसा होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, एक कमरे में बराबर या काफ़ी बड़ा। एक कमरे के बराबर या काफ़ी बड़ा होता है मेनफ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कंप्यूटर की वर्सटैलिटी का उदाहरण कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर का गणना और ग्राफिक्स दोनों कार्य करना। वर्सटैलिटी का अर्थ है विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने की क्षमता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया था? तो ये किया गया था फर्स्ट जनरेशन यानी पहली पीढ़ी में। ठीक है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक घटक थे। मुख्य घटक क्या थे? वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट है, 1 गीगाबाइट यानी 1 GB में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो ये आपको पता है, 1 GB बराबर 1024 MB। नेक्स्ट, डेटा प्रोसेसिंग में IPO चक्र में S यानी स्टोरेज कहाँ आता है? तो ये आता है प्रोसेसिंग के दौरान या उसके बाद, ऑप्शन नंबर बी। डेटा को भविष्य के उपयोग के लिए प्रोसेस करने के बाद या प्रोसेस के दौरान स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की किस विशेषताओं को डिलीजेंस कहा जाता है? तो इसको कहते हैं कि बिना थके काम करना, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर घंटों तक बिना किसी त्रुटि या थकान के काम करता है, इसी को कंप्यूटर की डिलीजेंस कहा जाता है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर की सरल परिभाषा क्या है? तो इसकी सरल परिभाषा है प्रोग्रामों का समूह, ऑप्शन नंबर बी, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। नेक्स्ट, एनालिटिकल इंजन के आविष्कारक कौन थे? तो ये थे चार्ल्स बेबेज। कब बनाया था? 1837 में। ठीक है। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर की गति किस यूनिट में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है दोस्तों फ्लॉप्स में। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लॉप जो है तो किसकी स्पीड की मापक यूनिट है? तो ये किसकी है? सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर के गति की जो स्पीड है उसको मापी जाती है किस यूनिट से? फ्लॉप से। फ्लॉप का फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। सुपर कंप्यूटर की गति मापने की इकाई है। नेक्स्ट है, मशीन लैंग्वेज किस जनरेशन की मुख्य भाषा है? तो ये है पहली जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन के, जिसमें 0 और 1 का उपयोग करके प्रोग्रामिंग होती थी। नेक्स्ट है, पाम टॉप कंप्यूटर की किस श्रेणी का हिस्सा है? तो ये है पाम टॉप सबसे छोटे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो कंप्यूटर है। नेक्स्ट, 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, 1024 टेराबाइट। ठीक है, 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट। नेक्स्ट, कंप्यूटर में बिट का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है बाइनरी डिजिट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कौन सा डिवाइस प्रोसेसिंग का कार्य करता है? तो ये है CPU। नेक्स्ट, असेंबली लैंग्वेज किस पीढ़ी में लोकप्रिय हुई? तो ये हुई दोस्तों दूसरी पीढ़ी में, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड जनरेशन। दूसरी पीढ़ी में निमोनिक्स कोड यानी जैसे ऐड सब वाली असेंबली लैंग्वेज आई। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एग्जाम में पूछता है कि निमोनिक कोड कौन सी लैंग्वेज की विशेषता है, तो यह है असेंबली लैंग्वेज की। नेक्स्ट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो ये है हार्डवेयर को छुआ जा सकता है और सॉफ्टवेयर को नहीं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में कौन सा कंप्यूटर सबसे उपयुक्त है? तो ये है मेनफ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कंप्यूटर के उपयोग का एजुकेशन क्षेत्र में क्या उदाहरण है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ऑनलाइन क्लासेस। स्मार्ट क्लासेस और ई लर्निंग शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के उपयोग हैं। नेक्स्ट,
कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता की इकाइयों का सही बढ़ता क्रम क्या है ना, असेंडिंग ऑर्डर क्या है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी। पहले केबी, केबी के बाद फिर एमबी, एमबी के बाद जीबी और जीबी के बाद फिर टीबी। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में कैसे थे, तो ये थे ऑप्शन नंबर बी। ट्रांजिस्टर जो हैं तो वैक्यूम ट्यूब की तुलना में छोटे, तेज और कम गर्मी पैदा करने वाले थे। नेक्स्ट है, फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई का अर्थ क्या है, हमने बताया है ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, डिजिटल कंप्यूटर किस आधार पर गणना करते हैं, तो ये करते हैं 0 और 1 के आधार पर, बाइनरी डिजिट के आधार पर। नेक्स्ट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जो है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बाकी सब नहीं है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा घटक लॉजिकल निर्णय लेता है, तो ये है दोस्तों ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में इंटेल ने 1971 में किया था, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत। नेक्स्ट है, डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एम्बेडेड कंप्यूटर का उदाहरण है, तो ये है वॉशिंग मशीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों 4 बिट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में नो IQ का क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर खुद से नहीं सोच सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको टोटल 150 यानी 150 MCQ करा दिए हैं। अब आपको अगर कहीं भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी भरपूर मदद करने के लिए तैयार हैं। और टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए आप लोग मन लगा के तैयारी करिए। जहाँ कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग हमारी एक कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करते रहें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।